हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम आपके सामने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंसेप्ट लेके आए हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। आंसर है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जब किसी सर्किट में चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। एंड हमें पता है नॉर्मली हम मेटालिक वायर्स को सर्किट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और किसी भी मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स जो कि फ़्लो कर सकते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको करंट चाहिए तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करवाना पड़ेगा। बट क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ़्लो कर सकते हैं? आंसर है यस, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ़्लो कर सकते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो उनको एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी मिलती है। बट क्या वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट बनाने का काम कर सकती है? आंसर है नो। हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी से जो थर्मल वेलोसिटी आती है वो रैंडम होती है, पर किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, इसलिए थर्मल एनर्जी करंट बनाने के काम नहीं आती। दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि करंट बन पाए तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक टाइम पे एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट लीस्ट। और इसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है एनर्जी का, जो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दबाव बना सके, इन पे वर्क कर सके, एंड दैट सोर्स इज़ अ सेल और अ बैटरी। सो व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सकें। ओके, नाउ आज के लिए हम वोल्टेज सेल की एग्जांपल लेंगे, और ये एक वोल्टेज सेल, एक सिंपल वोल्टेज सेल का डायग्राम आपके सामने है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। बट आज हमने ये समझना है कि कोई वोल्टेज सेल किस तरह से एनर्जी देता है और व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि इस सर्किट में, अच्छा ये सर्किट कंप्लीट है, आइए बताते हैं कैसे। इस सर्किट में एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने लेट्स से H2SO4 डाला हुआ है। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया अ वायर एंड सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। लेट्स से दिस इज़ अ बल्ब जो ग्लो करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। एंड इस बल्ब की रेजिस्टेंस है R, कैपिटल R लिखा है। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल के बाहर है ना, सेल इतना पोर्शन है, सेल के बाहर जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट के अंदर लगती है, राइट। नाउ इस सेल के अंदर जो H2SO4 है, जब ये आयोनाइज होगा और इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयॉन्स एंड SO4 2 नेगेटिव आयॉन्स, तो इनके फ्लो के लिए भी कुछ रुकावटें पैदा होंगी जो इसके अंदर ही आयॉन्स पैदा करेंगे। इसका मतलब है किसी भी सेल की या इस वोल्टेज सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। सो लेट मी कॉल इट एज स्मॉल r. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, internal resistance of cell. So there are two resistances, capital R and small r, and how they are connected. See, अगर मान लीजिए करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है लाइक दिस, सो करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, ऊपर ऐसे जा रहा है लाइक क्लॉकवाइज एंड कमिंग लाइक दिस। इसका मतलब है दोनों रेजिस्टेंसेस कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और आपने सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो सेल की रेजिस्टेंस, जिसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहता हूँ, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? सी, अगर मैं चाहता हूँ कि इस सर्किट में लेट्स से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे लाइक दिस, जब ये सर्किट हम बनाएंगे तो हमें पता है कि वोल्टेज सेल 1.10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और इसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा। लेट्स से आई वांट कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब सेल के अंदर करंट फ्लो होगा लाइक दिस, करेक्ट। बट करंट का फ्लो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा कन्वेंशनल करंट के फ्लो के ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स कि अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट।
So electrons are moving like this in the opposite direction. Okay. Now ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए इन पे कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कौन करेगा? ये सेल, वोल्टेक सेल, राइट. सो द वर्क डन or the energy given to charge carriers to flow in one complete cycle of circuit is called as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इट इज़ द वर्क डन. मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम में फोर्स आ रहा है, तो आप ये मत समझिए ये फोर्स है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नेचर जो है वो है वर्क या फिर एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का. तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? इट इज़ दी वर्क और एनर्जी डन given to charge, right? Done on charge. So work or energy per charge. That is the nature of electromotive force. So it is the work done or energy given to charge carriers to flow in one complete cycle. मतलब for example हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस पॉइंट से शुरू किया एंड इसने यहाँ से ऐसे फ्लो करना है, देन ऐसे फ्लो करना है, देन ऐसे फ्लो करना है, देन यहाँ पे वापस आना है. इसको इस पॉइंट से शुरू करके वापस इस पॉइंट पे आने के लिए जितना वर्क या जितना एनर्जी इस सेल ने लगाया है उसे मैं कह दूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एंड रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एंड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ? सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है, तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज़ें हैं? नहीं. आइए समझते हैं कैसे. देखिए, जब आप किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं या किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो आप कैसे मेजर करते हैं उसको देखिए ध्यान से. मान लीजिए मुझे इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सेल है ये क्लोज्ड है, ये सेल का टॉप है और ये बंद है. सेल के बाहर जो आपको दो टर्मिनल्स दिखाई देते हैं, अगर आप अपनी वायर जो वोल्ट मीटर होता है आप उसकी वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हो लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास एक वोल्ट मीटर है, तो ये वोल्ट मीटर बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशन कर रहा है कि इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क लगा. दोबारा, अगर आप वोल्ट मीटर का यूज़ करते हो और आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, तो जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगाते हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क या कितना एनर्जी हुआ, वो वोल्ट मीटर आपको शो करता है, वो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो इसका मतलब है अगर मैं इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. पर जबकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कौन सा पोटेंशियल देती है? वो पोटेंशियल देती है जो एक पूरे साइकिल में लगता है. दोबारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के जो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं उसके अक्रॉस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसकी वैल्यू बताता है. मतलब एक चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने के लिए या यहाँ से यहाँ जाने के लिए मान लीजिए वर्क करना पड़ा W टर्मिनल, फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, और ये चार्ज की वैल्यू है Q, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज वन थिंग. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? चार्ज को कंप्लीट साइकिल करने के लिए, मतलब अगर इस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं तो ये चार्ज पहले यहाँ पे आया, फिर अंदर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस आया. इस पूरे साइकिल के लिए इस चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा वो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है. तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर नहीं होता, सगों वो कई केसेस में उससे कम होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करना चाहूँगा। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is the amount of work done to move one unit charge from one terminal of cell to other terminal of cell and very important, जो सबसे important बात है, outside the circuit, outside the cell, from the outside of the cell। मतलब जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेल को एक चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को, मतलब 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। एंड ध्यान रहे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वो चार्ज सेल के अंदर भी जा रहा है, नहीं, सेल के बाहर रहते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए सेल को चार्ज के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो 1 यूनिट चार्ज है, अगर मतलब 1 कूलम का चार्ज है, उस पर जितना वर्क करना पड़ेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का V टर्मिनल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला देखने में काफ़ी सिमिलर है, बस फ़र्क है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरे साइकिल के लिए होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर होता है। और ध्यान दीजिए, अगर आप इनके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे या इनके यूनिट्स, सो वर्क डन बाय चार्ज, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो चाहे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनका एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है, दिस वी नो, एसआई यूनिट इज वोल्ट, एंड इनका एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है। सो ये इनके बीच में सिमिलैरिटी है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मार्केट जाते हैं और आप मार्केट से एक सेल लेके आते हैं, छोटा सेल जो घड़ियों में डलता है या रिमोट्स में डलता है, और उस सेल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस उस सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट मेंशन्ड है, ठीक है। अब क्या ये 1.5 वोल्ट आपको एक्चुअली मिलता है? आंसर है नो। अगर आप इस सेल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाओगे ना, यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और उसकी वैल्यू चेक की, तो वो 1.5 वोल्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, बट वो आती नहीं है। ये वोल्ट मीटर हमेशा आपको एक वैल्यू 1.5 वोल्ट से कम देगा। तो क्या ये गलत है या ये गलत है? आंसर है ये दोनों सही है। ये 1.5 वोल्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मैं E कहता हूँ। यूजुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इस सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। एंड ये जो V है, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि आपने इस वोल्ट मीटर को सिर्फ इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाया है, तो ये वोल्ट मीटर इस सेल के अंदर क्या हो रहा है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। सेल के टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसको बता रहा है। मान लीजिए ये वैल्यू आती है 1.3 वोल्ट, जस्ट मान लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है अगर एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से लेके ऐसे फ्लो करवा के दूसरे टर्मिनल तक लेके जाना है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज आपका 1 कूलम का है और वोल्टेज आपकी आई 1.3 वोल्ट। इसका मतलब है कि 1.3 जूल की एनर्जी 1 कूलम के चार्ज पे लगाई गई है। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से लेके सर्किट से बाहर से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 1.3 जूल। अब ईएमएफ का मतलब समझिए। ये जो E है इसका मतलब क्या है? तो ईएमएफ आपको दिया हो 1.5 वोल्ट। ईएमएफ 1.5 वोल्ट होने का मतलब है वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज 1 कूलम का,
EMF 1.5 है, मतलब वर्क कितना हुआ 1.5 जूल का। इसका ये मतलब है कि ये जो 1 कूलम का चार्ज है उसने फ्लो यहाँ से होना शुरू किया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया, और उसको यहाँ से वापस आने के लिए इसी पॉइंट पे इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा सेल को 1.5 जूल। तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का भी हाथ है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो 0.2 वोल्ट्स का डिफरेंस है ना, 1.5 माइनस 1.3, ये जो 0.2 वोल्ट का डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा सेल के अंदर मूव करने के लिए चार्ज को। इसलिए मैं कहूँगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। EMF बताता है कि सर्किट के अंदर या सेल के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी 1 कूलम के चार्ज को। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ये बताता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी 1 कूलम के चार्ज को। आई नो दिस साउंड्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग समटाइम्स कि सर EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फिर मेन क्या फ़र्क हुआ। फ़र्क यही है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक काम करता है और साइकिल कंप्लीट नहीं होने देता। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक्सटर्नल सर्किट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा या वो EMF। तो आंसर है कि अगर आप सर्किट के कोई 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि जो EMF होता है वो हमेशा एक सेल के अक्रॉस होता है, वो प्रॉपर्टी है सेल की। सो ऑलवेज रिमेंबर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल और बैटरी, कुछ भी हो सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल और बैटरी, बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कैलकुलेट हो सकता है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजॉरिटी केसेस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ केसेस में ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं, और वो तब होता है जब सर्किट में करंट फ्लो होना ज़ीरो हो जाए या फिर आपका सेल आइडियल हो, मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। अगर सर्किट में करंट फ्लो होना ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। या फिर अगर आपका सेल आइडियल है, मतलब सेल की अंदर की रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ऐसा सेल है नहीं वैसे, बट मान लीजिए आपके पास आइडियल सेल है, तब भी आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे। अब इसके साथ मैं एक यहाँ पे डिफरेंस बना देता हूँ जो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्लियर कर देगा। Okay, so this is EMF, electromotive force and terminal potential difference. सबसे पहले what are the differences between the two? So differences. First, work done on unit charge for one complete cycle, एक पूरे साइकिल के लिए एक यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया जाता है या एनर्जी दी जाती है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज from one terminal to other terminal, एक टर्मिनल से लेके अदर टर्मिनल तक। वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज
from one terminal to other terminal. So this is the first difference. Second difference, it is property of cell or battery and measured, or let it be like this, property of cell और terminal potential difference कैसे measure होता है, measured between any 2 points. So you can say that electromotive force across cell measure होती है, or I should say property of cell measured across cell and terminal potential difference is measured at or between terminals. एंड इस तरह से सोचिए कि अगर आपके पास इस सेल में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में भी होगा, क्योंकि एक ही चीज़ लगी हुई है. सो मेजर्ड बिटवीन टर्मिनल्स और बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मेजर हो सकता है, बट EMF हमेशा अक्रॉस सेल मेजर होता है. सो दीज आर डिफरेंसेस. नाउ सिमिलैरिटीज, मतलब इनमें मिलती जुलती बातें क्या है, सिमिलैरिटीज. सो पहली सिमिलैरिटी तो है दैट द फॉर्मूला फॉर EMF इज वर्क डन अपॉन चार्ज एंड द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वर्क डन अपॉन चार्ज. बस फ़र्क क्या है, दिस इज़ फॉर कंप्लीट साइकिल एंड दिस इज़ ओनली फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर. तो वो मैंने ऊपर लिखा है, दोबारा नहीं लिख रहा. एंड सेकेंड सिमिलैरिटी इज़ द SI यूनिट. SI यूनिट दोनों के सेम होते हैं. इसका SI यूनिट भी वोल्ट होता है EMF का, एंड SI यूनिट फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वोल्ट. सो विद दिस सेट आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.